आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर विवादों में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में माफी मांग ली। 3 घंटे के भीतर साध्वी ने 2 बार माफी मांगी। साध्वी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं। महात्मा गांधी को का श्रद्धा सुमन से मैं सम्मान करती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा। कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, इसके बावजूद मुझे आतंकी कहना गैर कानूनी है। ये एक महिला, एक सन्यासी और एक सांसद का अपमान है। मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। मैंने 27/11/2019 को एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया। फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और साध्वी का बयान आश्चर्यजनक है। सदन में दिया हुआ बयान बेहद ही आश्चर्यजनक है। एक बार नहीं 2 बार कहा गोडसे को देशभक्त। अब बोल रही हैं साध्वी कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाया और कहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है साध्वी का बयान। 2 बार गोडसे को देशभक्त कह दिया। सदन में जो बयान उसके बाद दिया माफी वाला, उसको लेकर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और कहा है कि एक तो बयान देती हैं और उसके बाद कहती हैं कि तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। ये बड़ा आश्चर्यजनक। इधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जो लोग इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको भी इस बारे में विचार करना चाहिए। आपसे भी बोला है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने वाले लोग अपनी पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कानून तो अपना काम करेगा, पर हमें कैसे लोगों को प्रोत्साहित देना है, कैसे लोगों को उत्साहित करना है, ये फैसला हमको और आपको करना है। मेरे संज्ञान में पूरी बात है। मैं प्रशासन से भी बात कर रहा हूं और इसके लिए जो काम सरकार को करना है वो करेगी। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, इसी खबर पर बात करते हैं। अनुराग, प्रज्ञा ठाकुर ने 2 बार माफी मांगी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट करके सवाल उठाया, वाकई में वो सवाल बिल्कुल सही है कि तोड़ मरोड़ कर वो माफी तो मांग रही हैं, लेकिन उसके बाद लेकिन जोड़कर और वो कह रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर माफी किस बात की? फिर ये सवाल उठता है कि माफी क्यों मांग रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संसद के अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके का बवाल मचा, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो सफाई दी है, उसके बाद जो है कांग्रेस एक बार फिर उन पर हमलावर हो गई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस बात का जिक्र जरूर किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका कहने का तात्पर्य वो नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको लेकर माफी भी मांगी है, लेकिन अब कांग्रेस इस बात का सवाल पार्टी बीजेपी हाईकमान से कर रहा है कि उसको अब अपनी स्थिति साफ करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा से प्रभावित है या फिर गांधी की विचारधारा से। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसी बात को लेकर ट्वीट किया और ये सवाल पूछा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में पार्टी को अपनी नीति और अपनी नीयत दोनों को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, गोडसे की विचारधारा से या गांधी की विचारधारा से। और सवाल इस बात को लेकर भी पूछा है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के
खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर भले ही अपनी तरफ से माफ़ी मांगी हो, सीधे तौर पर ना सही लेकिन अपनी माफ़ी मांगी हो, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बहाने अब कांग्रेस पार्टी पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके अब बीजेपी से उसकी नीति और नियत दोनों को स्पष्ट करने की मांग की है। नीति और नियत दोनों को स्पष्ट करने की मांग की है। और लेकिन इस बीच कांग्रेस के विधायक का भी तो एक बयान आ गया, और हालांकि कांग्रेस अपने आप को इस बयान से अलग कर रही है। गोवर्धन दांगी की हम बात कर रहे हैं। गोवर्धन दांगी ने जो कहा उस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? देखिए, गोवर्धन दांगी के मामले में भी कांग्रेस का कहना है कि वो उत्साह में आकर उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया था, उत्तेजित होकर ये बयान दिया था। इसके लिए उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस तरीके के विवादित बयानों की कहीं पर जगह नहीं है। और इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जो है कांग्रेस के जो राजगढ़ से विधायक है गोवर्धन दांगी, उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन चूंकि मामला संसद से जुड़ा हुआ है, सीधे बीजेपी और उनकी सांसद से जुड़ा हुआ है, और एक बार का मौका नहीं है। इससे पहले भी जिस तरीके के तमाम विवादित बयानों को देकर पार्टी को मुश्किल में डालने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जब पीएम मोदी तक नाराजगी जता चुके हैं, तो आखिर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई से बच क्यों रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बीजेपी पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने प्रज्ञा के माफी मांगने के पहले एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर यहां आई तो उन्हें भी जला देंगे। विधायक के इस बयान को कांग्रेस ने भी गलत बताया और किनारा करते हुए कहा कि विधायक का यह निजी बयान है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। वहीं विधायक गोवर्धन दांगी ने न्यूज 18 पर अपनी सफाई दी और कहा कि गलती से मैंने इस तरह का बयान दिया था। हम सब मिलकर के बहुत घोर निंदा करते हैं हत्यारे को। संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो कहती है कि वो देशभक्त था, वो हत्यारा देशभक्त था। इससे घिनौनी और इससे खराब बात मेरी जिंदगी से अब भूल नहीं सकती। मैं आज इस बात का बहुत हम सब मिलकर के बहुत घोर निंदा करते हैं उस प्रज्ञा ठाकुर का। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी नहीं प्रज्ञा। तो सुना आपने क्या कह रहे थे, और अब आइए आपको सुनवाते हैं न्यूज 18 पर माफी मांगते हुए विधायक ने क्या कुछ कहा था। गोवर्धन दांगी साहब खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन दांगी साहब, जिंदा जला देंगे आप प्रज्ञा को, आपने गांधी को पढ़ा है? हम सीधे अहिंसावादी है और ना किसी को जिंदा जलाना हिंसा होती है? दांगी साहब, इतनी जिम्मेदार पद पर आप हैं। बात दरअसल ये थी, कल पुतला दहन था, उसमें बातचीत पूछी कि हमारा मकसद ये था, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि उनका पुतला उनको जला देंगे। हमारा उद्देश्य ये था कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में पुतलों में आग लगाएंगे, ये बात थी। उसको क्या है कि इस चीज को थोड़ा सा, इस चीज में ये हुआ, उद्देश्य ये नहीं है हमारा, और ना रहता कभी ना रहेगा ऐसा। हम शुद्ध अहिंसावादी। आपकी पार्टी जब अहिंसा को लेकर इतनी बातें कर रही है, आपकी पार्टी अहिंसा को लेकर एक लड़ाई लड़ रही है, उस दौरान ये जो आपसे थोड़ा सा हो गया, इसके गंभीर माने आप समझते हैं दांगी साहब? नहीं, वो नहीं था उद्देश्य। बताऊंगी आप इसके लिए खेत प्रकट करता हूँ मैं इस चीज के लिए। मान लो ऐसा आपको माफी मांगनी चाहिए गोवर्धन दांगी साहब, आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। नहीं, इसके लिए माफी मांगते हैं, सही बात है। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है, ना चीज थी जी। वो थोड़ा सा उस चीज में लेकर के चीज को हुई है जी। बात सही है, ये होना भी नहीं चाहिए किसी अच्छे जनप्रतिनिधि को। मैं इस चीज को मैं भी नहीं मानता और मैं सच करता हूँ जी। एक बार और आप दर्शकों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस तरीके की हिंसा में आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, खेद जताते हैं माफी मांगते हैं अपने बयान को लेकर? बिल्कुल 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 ऐसी चीजों में ना कभी रहा। मेरा स्वयं का खुद में बहुत अहिंसावादी हूँ और इन चीजों को कभी मानता नहीं हूँ। इसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। ठीक है जी। विधानसभा के पटल पर साल 2017-18 की कैग रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद महालेखाकार डीआर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इस दौरान राज्य में बड़ा नुकसान हुआ है। महालेखाकार ने कहा कि 2017-18 में कुल 88,590 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इनमें 18,886 करोड़ का इस्तेमाल ही नहीं हो सका। इस तरह से 5,800 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। वहीं 31 मार्च को 13,800 करोड़ रुपया जमा किया गया, लेकिन राज्य के विकास कार्य में उसका इस्तेमाल भी नहीं हो सका।
ये कि ऑडिट का काम है ऑब्जर्वेशन करना, और ये ऑडिट रिपोर्ट बन गया है, आज विधानसभा पटल पे रखा गया है, और ये प्रॉपर प्रोसीजर है। पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सभी सेक्रेटरीज को जो अलग अलग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी है या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको बुलाती है, उनकी साक्ष्य होती है, और ये जो पीएसी के मेंबर्स वो डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, वो रिकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, 17-18 का ये मामला, और इसमें बताया गया कि इतना भारी भरकम बजट पेश हुआ था जिसमें से 18,886 करोड़ का इस्तेमाल नहीं हो सका। कहां लापरवाही थी और किसकी लापरवाही की वजह से यह पैसा लैप्स हो गया? देखिए, जिस तरह से जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें साफ तौर से ये कहा है कि जिस तरह से 88,599 करोड़ का बजट था वित्तीय वर्ष 17-18 का, उसमें से 18,000 का जिस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाई सरकार उस समय की, तो अब जिस तरह से उसमें से 5800 करोड़ का बजट था वो पूरी तरह से पैसा ही लैप्स हो गया। और जो विकास कार्यों के लिए जो था 13,000 करोड़ रुपए, वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाई सरकार। तो ये माना जाए जिस तरह से कैग रिपोर्ट ने पूरी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है, और ये बड़ा खुलासा सीएजी ने किया है कि जिस तरह से जो उपयोग जो करना चाहिए था धनराशि का, जहां पे जिन विभागों में करना चाहिए था, और साथ ही एक चीज और बनाओ पुनीत कि जो 7 अलग अलग विभाग हैं उनमें भी बड़ा जो राशि है उसका भी बड़ा अंतर आया है। वो भी अपनी राशि को करीब 3,000 से भी अधिक की जो राशि है अलग अलग 7 विभागों की, वो भी अपनी राशि को इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो भी लैप्स हम तो ये हो गई है। जब भी खबरें आती हैं, आप ही लोग जब भेजते हैं, तो हम ये सुनते आए हैं कि विभाग के पास बजट नहीं है या बजट अभी नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये योजना रुकी है, वो योजना रुकी है, कई सारी योजनाएं। लेकिन यहां तो खुलासा ये हो रहा है कि बजट था, बजट लैप्स हो गया, काम ही नहीं किया। बिल्कुल, जिस तरह से जो काम होने चाहिए थे, जिसको विकास कार्य के लिए आपको मतलब 18,000 करोड़ का जो एक बड़ी धनराशि होती है, और अभी जो वर्तमान सरकार है तकरीबन 21,000 करोड़ का ऋण लेने के लिए प्रयास कर रही है, अलग अलग बैंकों से ऋण लेने की तैयारी में है। लेकिन जो बजट होता है सरकार का 88,000 करोड़ से अधिक का बजट होता है, उसमें से अगर इतनी धनराशि का खर्च नहीं कर पाती है और 5800 रुपए वो करोड़ रुपए लैप्स हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस तरह से विकास की बड़ी बातें की गई थी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, लेकिन विकास जिस तरह से किया जाना चाहिए था जिन विभागों को लिए, खासकर सीएजी ने एक बात और कही है, जो अलग अलग विभाग है, साथ ही शिक्षा, सड़क, जो बुनियादी चीजें हैं, वो भी सही तरीके से वहां पर बजट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बड़ी हैरानी होती है शिक्षा जैसा, सड़क जैसा मुद्दा, क्योंकि दोनों मुद्दे प्रदेश में काफी बड़े हैं। खास तौर पर शिक्षा के मामले में तो हम दिखाते रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों में कैसे वहां पर स्कूल हैं, कैसे 4 दीवारें भी जो हैं वो भी कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी होती है कि कैसे कामकाज चल रहा था विभाग में। अब जब ये खुलासा हुआ, इसके बाद आगे क्या कुछ कोई रूपरेखा बदली जाएगी कि आप विभाग ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही लैप्स होता रहेगा पैसा? देखिए, पूरी जिस तरह से सीएजी ने अपनी रिपोर्ट को रख दिया है, और इस रिपोर्ट को क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत इस पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो संबंधित विभाग के जो विभाग में जो अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है कि इस पे आप एक्शन लें, क्योंकि अनुशंसा ही कर सकता है कैग। सीएजी अनुशंसा करता है कि इस मामले को लेकर आपने आखिर क्यों इसमें अनियमितताएं, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये कि 18,000 करोड़ रुपया जो लैप्स हुआ है, 18,800 करोड़ रुपया जो लैप्स हुआ, अब ये देखना होगा कि सीएजी ने तो अपनी अनुशंसा कर दी, उसने तो बता दिया कि इतना लैप्स हो गया, काम दिया गया था पैसा, काम नहीं किया गया और इसकी वजह से ये लैप्स हो गया। अब देखना होगा कि क्या आगे इस मामले में कार्रवाई देखने को मिलती है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इससे पता चलता है कि विकास के बातें, दावे कितने किए जाते हैं और जमीन पर क्या होता है। शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक बहुत अहम खबर की। यह खबर हर मध्य प्रदेश के निवासी के लिए, प्रदेश का कोई भी शख्स अब महज 100 रुपए में पानी की जांच करा सकेगा। पीएचई विभाग के पीएस संजय शुक्ला ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 156 लैब हैं, प्रदेश में 156 लैब हैं और सभी टेक्नीशियंस की कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने पानी को लेकर जागरूकता की जरूरत पर बल भी दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, लोग जागरूक हो रहे हैं, मिलावट को लेके, खान पान को लेके, पीने के पानी को लेके। जैसे आप ध्यान दीजिए, कई बार आता है कि रेलवे में जो पानी मिलता है वो सेफ है कि नहीं है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं।
तो सवाल पूछने से तो समस्या का हल हुआ नहीं। तो हम एक समाधान दे रहे हैं लैब के रूप में कि जिसको भी जरा भी शंका हो वो हमारे लैब से तो 100 रुपए में पानी की जांच करा सकते हैं, कोई भी पानी की जांच करा सकता है। 100 रुपए में 156 लैब हैं पूरे मध्य प्रदेश में। वहां जाइए, पानी का सैंपल लेके जाइए और जांच करवाइए और पता करिए कि वो पानी किस स्तर का, किस मानक का है। क्योंकि हाल ही में पूरे देश भर में जिस प्रकार से कुछ बड़े शहरों से, अलग अलग जगहों से सैंपल लिए गए थे और उसमें पता चला था कि भोपाल उसमें 9वें स्थान पर है। तो ऐसे में सबसे अच्छा मुंबई और हैदराबाद बताया गया था। तो कुल मिलाकर अब पीएचई विभाग ने एक मुहिम कह सकते हैं कि शुरू की है, या ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक सहूलियत है कि मात्र 100 रुपए में आप अपने पानी की टेस्टिंग करवा सकते हैं कि वो किस स्तर का है, अगर अमानक है तो कहां उसमें कमी है। ये सारी चीजें आप 100 रुपए में इसकी जांच करा सकते हैं। पीएचई विभाग ने लैब शुरू किया और टेक्नीशियंस को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है और पूरे मध्य प्रदेश में 156 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां 100 रुपए में पानी की जांच होगी। लैब्स बनाए गए 156, वहां पर पानी की जांच करवानी है। आप 100 रुपए दीजिए, पानी का सैंपल लेकर जाइए और आपके पानी की जांच हो जाएगी। पता चल जाएगा कि उसमें वो किस स्तर का है और वो उसमें अगर कहीं दिक्कत है, कोई पानी में कोई खराबी है तो वो भी बता दी जाएगी कि ये वजह है, इसमें ऐसे आप सुधार कर सकते हैं। आपका स्वागत है, खास खबर देख रहे हैं आप। मुरैना में एक बागी की पोती और एक बागी की बेटी बेटियों की जीवनदाता बनकर उभरी हैं। बागी खानदान की बेटी आशा सेकरवार ने चंबल में कोख में बेटियों के कत्ल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। दीदी के नाम से पहचान बना चुकी आशा ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। तो एक बोलना चाहिए पारिवारिक जीन्स है जो आपके अंदर आ ही जाता है काम करने के। यदि मैं देखूँ ना तो मुझे बचपन से ये चीज़ थी कि चाहे वो पिताजी के केस रहे हों या बाबा के रहे हैं, उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया। तो लगता था कि एक उम्मीद जो बाबा से पहले पिताजी के पास थी लोगों के लिए काम करने की, और पिताजी के बाद में एक उम्मीद थी कि जब भी कहीं जाओ, अरे कि तुम्हारे पिताजी होते तो मेरा काम ऐसा हो जाता। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी लगती थी कि नहीं, पिताजी होते तो शायद हो जाता। तो फिर मैं बाहर समाज के लोगों से ये बोलती कि कोई नहीं, अब मैं हूँ। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन बेटियों की जीवनदाता बनकर ये उभरी हैं। आशा सिंह इनका नाम है और ये बागी की पोती और बागी की बेटी हैं जो कि बेटियों की जीवनदाता बनकर उभरी हैं। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये खबरें आती हैं कि कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है, बेटियों को मार दिया जाता है, पता करा लिया जाता है कहीं ना कहीं से। सुशील, मुरैना चंबल वो इलाका जहां रेशो की अगर बात की जाए, मेल फीमेल रेशो, तो वो बड़ा ऊपर नीचे रहता है और वो चिंताजनक भी है और इसको लेकर सरकार भी तमाम प्रयास करती है। लेकिन इसके बावजूद आशा सिंह जो काम कर रही हैं वो बेमिसाल है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आशा का काम बेमिसाल है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका है जहां पर सेक्स रेशियो यानी बेटे और बेटियों की जो संख्या है वो इतनी असमान है कि चिंताजनक है। चाहे भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें या फिर श्योपुर, ये अंचल के वो जिले हैं जहां पर जो लिंगानुपात है वो चिंताजनक है। तो इस तरह से अगर आशा जैसी बेटियां सामने आती है जो इस तरह की जागरूकता चलाती है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता भी आएगी और बेटियों के प्रति जो नजरिया ग्वालियर चंबल अंचल में रहा है कि बेटियां जैसे ही युवावस्था की दहलीज पर कदम रखती है उनकी शादियां कर दी जाती थी और थोड़ी बड़ी होने के बाद वो चार दीवारी के अंदर ही कैद रहा करती थी। पढ़ने के लिए भी प्राइमरी स्कूल तक जाना, उसके बाद फिर प्राइमरी के बाद बच्चियों को घर में ही रखा जाता था और सामाजिक परंपरा इस तरह की थी कि कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी और बेटी होना भी एक तरह से अभिशाप माना जाता था एक जमाने में। तो आशा का जो काम है कहीं ना कहीं वो मिसाल भी है और वो एक जागरूकता फैलाने का काम भी चल रहा है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। अगर देखें तो लिंगानुपात के लिहाज से तो इस तरह की बेटी अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाज का नजरिया भी बदलेगा, सोच भी बदलेगी और सरकार का जो मकसद है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बेटियां जब सामने आएगी तो उसको भी मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया
सुशील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेमिसाल पहल उन्होंने की है, आशा सिंह ने बेमिसाल कोशिश की है और ये कोशिश रंग ला रही है, लोग भी समझ रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी सेक्स रेशो ग्वालियर चंबल इलाके की जिसकी हम बात करते हैं वहाँ पर भी बराबर हो जाएगा, ताकि जो खबरें सुर्खियां बनकर आती हैं वो अब थोड़े दूसरे अंदाज में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगढ़ से खबर जहां पर फिर सुर्खियों में आ गई है तहसीलदार अमिता सिंह। तहसीलदार ने फेसबुक पर विधायक को नसीहत दे दी और विधायक गोवर्धन को गांधी को फेसबुक पर माफ कीजिएगा, विधायक गोवर्धन दांगी को फेसबुक पर नसीहत दी है। पोस्ट में लिखा है कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोल देना। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री से करने पर सुर्खियों में आई थी और आज ब्यावरा विधायक गोवर्धन ने जो प्रज्ञा ठाकुर पर विवादित बयान दिया था उस पर उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर यहाँ आई तो उन्हें भी साथ साथ जला दिया जाएगा, गोवर्धन दांगी ने कहा था। तो इसके बाद अब ये टिप्पणी आई है। अमिता सिंह सुर्खियों में, तहसीलदार अमिता सिंह फिर से हैं। तहसीलदार ने फेसबुक पर विधायक को नसीहत दी है, गोवर्धन दांगी को फेसबुक पर नसीहत दी है। पोस्ट में लिखा है कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोल देना। अब ये तहसीलदार हैं और ये फेसबुक पर लिख रही हैं कि आपकी ऐसी औकात नहीं, दोबारा मत बोल देना। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री से करने पर ये सुर्खियों में आई थी और आज ब्यावरा के विधायक जो हैं उनको ये इस प्रकार से लिखे। केंद्र की आयुष्मान योजना का जिलों में विस्तार कांग्रेस सरकार करने वाली है। आयुष्मान मध्य प्रदेश के नाम से ये योजना का विस्तार किया जाएगा। रिटायर और सेवारत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी सरकार जल्द ही एक योजना बनाने वाली है। सीएम कमलनाथ ने आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। सीएम कमलनाथ ने जरूरतमंदों को इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना की पहुंच को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए और योजना से जुड़ने वाले निजी अस्पतालों की मार्गदर्शिका बनेगी। रजिस्टर्ड अस्पतालों की निगरानी होगी और गड़बड़ी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी योजना के तहत आने वाले हितग्राहियों को गोल्डन कार्ड अगले 6 महीने में दिए जाने के निर्देश भी दिए गए। और इधर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के किसानों से यह अपील की है कि यूरिया की सप्लाई को लेकर परेशान न हों। प्रदेश में यूरिया का संकट नहीं है। यूरिया आपूर्ति को लेकर सरकार कोशिश में लगी हुई है, प्रयासशील है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लोगों को भरोसा जताया, किसानों को भरोसा दिलाया है। किसानों को यूरिया की कमी कहीं से नहीं आने दी जाएगी। यूरिया की सप्लाई को लेकर केंद्र से भी बातचीत जारी है और कालाबाजारी रोकने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिख दिया प्रधानमंत्री को और यूरिया की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा।